दोस्तों, हालिया दिनों में अमेरिका में कैपिटल विरोध प्रदर्शन हुआ था और 25वें संवैधानिक संशोधन के उपयोग का आह्वान किया गया। हुआ यूं था कि ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया और इसके पहले ट्रंप भी बार बार दोहराते रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में धांधली हुई है। तो देखते हैं कि ये 25वां संविधान संशोधन अमेरिका का क्या कहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को इस व्यवस्था के तहत बदला जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ विवाद की स्थितियां हो तो इस 25वें संशोधन से उन्हें हल करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या फिर बर्खास्तगी पर क्या होता है और अगर कोई प्रेसिडेंट अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम ना हो तो इस प्रोसीजर को कैसे लागू करते हैं, यह इस संशोधन में है। अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन 4 सेक्शनों में इनका उल्लेख किया गया है। पहले सेक्शन में राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में पारंपरिक तौर पर जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसका उल्लेख है, यानी इस स्थिति में कैसे उपराष्ट्रपति ऑफिस संभाल सकते हैं। इसी सेक्शन में प्रेसिडेंट के इस्तीफे की स्थिति में उपराष्ट्रपति को कैसे पद पर लाया जा सकता है, इसका भी उल्लेख है। दोस्तों, इसके दूसरे सेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी के बारे में उल्लेख है। दोस्तों, तीसरे सेक्शन में प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है अगर वह अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ का सही प्रकार से संचालन नहीं कर पा रहा हो, तो प्रेसिडेंट को ये डिक्लेरेशन राइटिंग में देना होता है। तब वाइस प्रेसिडेंट पावर्स अज्यूम कर लेता है और एक्स प्रेसिडेंट की तरह ड्यूटीज़ पर काम करता है। पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ही रहता है लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट सही हो जाता है, वो कैपेबल हो जाता है अपनी ड्यूटीज़ का संचालन करने में, तो वह अपना ऑफिस पुनः प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, लेकिन हाल में जो घटना हुई है उसमें ट्रंप को हटाने की बात की गई है। तो उसमें 25वें संशोधन के चौथे सेक्शन की बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह प्रेसिडेंट को उसकी शक्तियों और सत्ता से हटाया जा सकता है, यानी यह किस प्रक्रिया से संभव है। अगर प्रेसिडेंट किन्हीं कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी नहीं उठा सके तो उपराष्ट्रपति को उसके पद पर लाया जा सकता है। लेकिन चौथा सेक्शन कहता है कि अगर प्रेसिडेंट खुद अक्षमता जाहिर नहीं करता और ऐसे में उपराष्ट्रपति और कैबिनेट कंबाइंड रूप से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि तत्काल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी हाथ में ले ले। और यही जो है वर्तमान परिस्थितियों में न्यूज़ में चल रहा है। ताज़ा स्थितियों में लोग 25वें संविधान संशोधन के इसी सेक्शन को लागू करने और उपराष्ट्रपति माइक पेंस से ट्रंप की जगह लेने की मांग कर रहे हैं। हाल में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने देश के लिए GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार GDP में 7.7% कमी आएगी। खाद्य और कृषि संगठन ने भी हाल में ही खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है। खाद्य और कृषि संगठन तिलहन, अनाज, मांस, डेयरी उत्पाद, चीनी के मासिक परिवर्तनों को मापने वाले खाद्य मूल्य सूचकांक की गणना करता है। चीनी के अलावा सभी प्रमुख श्रेणियों में खाद्यान्नों में लगातार 7वें महीने वृद्धि हुई है। 9 जनवरी के दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा 2003 से शुरू हुई और स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी द्वारा शुरू की गई। प्रवासी भारतीय सम्मान भारतीयों को दिया जाने वाला एक अच्छा सम्मान है। यह सम्मान अप्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के लोगों द्वारा शुरू की गई संस्था को प्रदान किया जाता है। तो ये उनको दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो वह ऐसा कोई भी काम करें जिससे भारत का नाम रोशन हुआ हो, कोई परोपकारी कार्य या भारतीय समुदाय के कल्याण का कार्य, सामाजिक परोपकार कार्य, भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने वाला कार्य, भारत की बेहतर समझ, तो इन कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। तेलंगाना शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य अब है तेलंगाना, शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जो बाइडेन को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में प्रमाणित किया है। गौरतलब है कि हाल ही में यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस घटना के बाद जो बाइडेन का अगला राष्ट्रपति प्रमाणित किया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी लंबे समय से चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के दावों को सफलतापूर्वक खारिज कर दिया और जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में प्रमाण पत्र दे दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। इसकी सूचना हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने दी है। दरअसल हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है। तो इंडिया ने अपना नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू कर दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति। तालिबान प्रतिबंध समिति भारत के लिए प्राथमिकता रही है। इस समिति का अध्यक्ष होने से भारत को अफगानिस्तान में आतंकवादियों और उनके प्रयोजकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। भारत 2022 में आतंकवाद निरोधी समिति की भी अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 आतंकवादी हमले के बाद किया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 सदस्य देशों के सहित 15 सदस्य होते हैं। तो टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 के पास वीटो होता है। 5 स्थायी सदस्य वीटो पावर वाले, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। और यह गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस बार भारत गैर स्थायी सदस्य चुना गया है और भारत के अलावा 9 अन्य भी गैर स्थायी सदस्य हैं। जापान ने हाल में ही कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को करीब 2100 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये सहायता एक प्रकार की आधिकारिक विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमज़ोर परिवारों को
सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुबंध श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय सलाहकार अनुबंध श्रम बोर्ड CACLB के तहत एक सदस्यीय आयोग बनाया है। IAS अधिकारी CV आनंद बोस, जो आयोग के प्रभारी थे, इन्होंने रोजगार के नुकसान की स्थिति में एक मूल बेसिक लिविंग वेज का भुगतान करने की सिफारिश की है। उन्होंने भारत के श्रम प्राधिकरण को एक नोडल निकाय के रूप में स्थापित करने की मांग की है। स्कूलों और कॉलेजों में जल्द ही शुरू होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान। हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि जल्दी ही अपने संविधान को जानो नामक एक अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान पूरे भारत के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। इस अभियान से छात्रों और युवाओं को संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। इस अभियान की घोषणा ओम बिरला ने उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की। केंद्र सरकार ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्च की है। कैलेंडर और डायरी एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं। यह डिजिटल कैलेंडर और डायरी युक्त मुफ्त एप्लीकेशन है। इन्हें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल ऐप भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रकाशनों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। यह छुट्टियों और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप में मीटिंग शेड्यूल करने का भी फीचर है। इस ऐप में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए भी सुविधाएं होंगी। रीसेंट डेथ्स में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। वह 3 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में IREDA, NHPC मिलकर काम करेंगे। NHPC लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC के CMD अभय कुमार सिंह और IREDA के CMD प्रदीप कुमार दास की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। तो IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। इस समझौते के तहत NHPC ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद करेगा और परामर्श व अनुसंधान सेवाएं प्रदान करेगा। इस योजना के तहत NHPC अगले 3 वर्षों में 7.5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगा। और दोस्तों, NHPC लिमिटेड, इसका गठन 1975 में किया था। यह एक जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसका गठन जल विद्युत शक्ति के कुशल विकास के लिए और बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बाद में NHPC ने ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार आदि में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है विश्व भर में लोगों में हिंदी विषय के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। 10 जनवरी को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित
किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया है। यह हिंदी दिवस से कैसे अलग है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा किया था। 14 सितंबर 1949। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है, जबकि हिंदी दिवस का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर को है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343, 344, 348 से 351 इनके द्वारा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। तो अनुच्छेद 120, 210, 343, 344, 348 से लेकर 351 तक हिंदी पर बल देने की बात की गई है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें शामिल हैं। यह पुस्तक भाजपा नेता विजय जॉली का विचार है और इसे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जारी किया है। तो इसमें जो है मोदी की हजारों तस्वीरें हैं। दोस्तों, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसको मनाया गया था और इस वर्चुअल सम्मेलन में मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को 2 साल बाद मनाया जा रहा है। 2 साल बाद ही मनाया जाता है और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। इस तरह पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे और उसकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा संसद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद के शीर्ष विजेता 12 जनवरी को प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। पहली राष्ट्रीय युवा संसद 2019 में नए भारत की आवाज बनो और समाधान खोजो और नीति में योगदान दो, इसके तहत आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन क्यों किया जाता है? राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए किया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, इसलिए उसके उपलक्ष्य में 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा संसद को आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद देश के युवाओं को एक आम आदमी के नज़रिए से सार्वजनिक मुद्दों को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए
प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत काम कर रही है। तो राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन ये करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले और खेल मंत्रालय। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना NSS केंद्र सरकार की योजना है। ये विभिन्न सरकारी सामुदायिक सेवाओं में भाग लेने के लिए स्कूली छात्रों, स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों को अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा प्रदान करने में अनुभव प्रदान करना है और राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 में शुरू की गई थी। 1 जनवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.48 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ 585 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले नंबर पे है, तो चीन पहले नंबर पर है और भारत 5वें नंबर पे है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। यह किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को भी शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। WHO ने भारत का विवादित मानचित्र जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में ही एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और शेष लद्दाख के क्षेत्र को भारतीय मुख्य भूमि से अलग रंग में दिखाया है। तो चित्र में देखिए कि WHO ने जो मानचित्र जारी किया है इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर को धूसर रंग से दिखाया है। इसके अलावा विवादित अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र को नीले रंग की पट्टियों के साथ धूसर रंग से चिन्हित किया है और नीली धारियाँ चीन की ही तरह समान है, जबकि इसमें भारत को अलग रंग से दिखाया गया है जो नीले रंग से शो किया है। दोस्तों, भारत का मानना है कि WHO ने नए नक्शे में बदलाव किए हैं क्योंकि इसमें चीन का हस्तक्षेप है और सब जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का प्रभाव अधिक है क्योंकि चीन इस संगठन को भारी धन उपलब्ध कराता है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण के लिए LIDAR तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। 10 जनवरी को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए ज़मीनी परीक्षण करने के लिए LIDAR तकनीक का प्रयोग किया गया है। LIDAR का अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भारतीय रेलवे हेलीकॉप्टर पर माउंटेड LIDAR का तकनीक का प्रयोग कर रहा है। पहली बार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसका प्रयोग किया गया था। अब इसके बाद दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह तकनीक बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता वाला डेटा प्रदान करती है। यह डेटा आमतौर पर भूस्खलन, सड़कों, सतही परिवहन, नहर, सिंचाई, शहर योजनाओं से संबंधित परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। LIDAR एक रिमोट सेंसिंग विधि है जो पृथ्वी पर दूरी को मापने के लिए स्पंदित लेज़र के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। यह प्रणाली लाइट पल्सेस पृथ्वी के आकार और इसकी सतह विशेषताओं के बारे में 3D जानकारी प्रदान करती है। LIDAR उपकरण में एक स्कैनर, लेज़र और एक GPS रिसीवर होता है।
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज LIDAR डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान कोविड-19 स्थिति और टीकाकरण रोल आउट पर चर्चा की। 51वां 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसमें बांग्लादेश फोकस एंट्री में होगा। कंट्री इन फोकस एक विशेष खंड होता है जिसके द्वारा देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित किया जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। 16 to 24 जनवरी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए IFFI अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह आयोजित करेगी। IFFI यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय तथा गोवा सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुई थी। तब से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में विश्व भर के सिनेमा को अपनी फिल्म कला का प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO एलोन मास्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उनसे पहले अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब कौन है? एलोन मास्क। एलोन मस्क इस विश्व के स्पेस एक्स टेस्ला के CEO विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं करंट अफेयर्स के अनुसार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सकती है। यह कोयला क्षेत्र सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कदम है। देश में कोयला आयात को कम करने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद भी भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। इसलिए कोयला क्षेत्र के सुधारों के लिए आवश्यक है कोयला क्षेत्र में सुधार हो, ताकि भारत को कोयले क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 1973 में कोयले क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मतलब यह था कि घरेलू कोयला का खनन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि कोयले की मांग तेजी से बढ़ती रही। इस वजह से कोयले का आयात बढ़ा। 2009 और 2014 के बीच कोयले का आयात 23% था। कोयले के वाणिज्यिक खनन से कोयला उत्खनन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा की बचत। कोल बेड मीथेन क्या होती है? कोल बेड से निकाले जाने वाली प्राकृतिक गैस का यह एक रूप है। पूर्वी भारत के गोंडवाना तलछटों में कोल बेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। कोविड-19 की उत्पत्ति के जांच के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठनों की विशेषज्ञों की एक टीम 14 जनवरी 2021 को चीन जाएगी। यह टीम चीन में एक फील्ड विजिट का आयोजन करेगी। वुहान शहर में WHO की टीम की यात्रा को लेकर चीनी अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठनों के बीच में असमंजस है। तो ये जो है WHO यानी स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञों की टीम 14 जनवरी 2021 को चीन जाएगी, है ना। 11 जनवरी को दिल्ली और महाराष्ट्र ने बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि कर दी है। इसके बाद अब तक देश में 9 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रभाव हो चुका है। इससे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात यानी इन राज्यों में
बर्ड फ्लू की अब तक पुष्टि हो चुकी है। एवियन इन्फ्लुएंजा यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है। ये आमतौर पर टर्की और मुर्गियों जैसे पोल्ट्री पक्षियों को प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य पहली बार 1997 में बर्ड फ्लू में से संक्रमित पाए गए थे। H5N1 स्ट्रेन मनुष्यों को संक्रमित करने वाला पहला इन्फ्लुएंजा वायरस था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N1 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। इसके अलावा WHO के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वायरस ठीक से पकाए गए मुर्गे के माध्यम से फैल सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च करेंगे। इस पेंट को खादी और ग्रामोद्योग को विकसित करने के लिए बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट एक गैर विषैला पर्यावरण के अनुकूल पेंट है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है। खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक गोबर है। यह अन्य पेंट के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है, प्लास्टिक इमल्शन पेंट और डिस्टेम्बर पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट के लाभ। इस पेंट में भारी धातु जैसे कि पारा, सीसा, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम इनका उपयोग नहीं किया गया है। इस पेंट से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि खादी प्राकृतिक पेंट को बनाने में कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ जाएगी। इससे गौशाला और किसानों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के तमांग और डेपो क्षेत्र में वैनेडियम की खोज की है। तो यहाँ पर वैनेडियम के भंडार की खोज की गई है। वैनेडियम मिश्र धातु। वैनेडियम मिश्र धातु चरम वातावरण में टिकाऊ होती है। ये जंगरोधी होती है। इसका उपयोग इस्पात तथा अन्य शक्ति में सुधार करते हैं और सुरंगों, इमारतों और पुलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सलाखों को सुदृढ़ करने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। एटॉमिक नंबर है इसका 23। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक, यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। वह देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तत्पश्चात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस के अवसर पर देश भर में सेमिनार, भाषण, युवा वार्ता, योगासन, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल प्रेसिडेंसी कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वह 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हें भारत में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। कब दिया था? 1893। और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय कराया था। ये पीएससी में पूछ चुके हैं 1893 डेट। शिकागो में भाषण कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में की गई थी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। हाल में ही कमांडर अभिलाष टॉमी ये सुर्खियों में रहे। तो यह नौसेना के कमांडर पद पर तैनात हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है।
इन्होंने 20 वर्ष तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दी हैं। दरअसल वे गोल्डन ग्लोब रेस 2022 के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं। तो इनकी विशेषता रही है कि वे अकेले नौका पर पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय और दूसरे एशियाई व्यक्ति हैं। इन्होंने 1 नवंबर 2012 को अपनी यात्रा मुंबई से INVS महादोई से शुरू की थी और वर्ष 2013 में उन्हें उनकी इस परिक्रमा के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और कीर्ति चक्र शांति के समय दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। भारत सरकार ने हाल में ही 11 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। 12 जनवरी 2021 को इस वैक्सीन की पहली खेप हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली भेजी गई। नासा दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करेगी 17 जनवरी 2021 के दिन और नासा ने इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल में ही घोषणा की है कि वह देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा। 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाकर इसरो अत्याधुनिक तकनीकों से छात्रों को मेंटरिंग और कोचिंग की सुविधा प्रदान कर सकेगा। छात्रों को हाईएस्ट टेक्नोलॉजी से कोचिंग प्रदान कर पाएगा। इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें भी शामिल हैं। इस पहल के द्वारा इसरो छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देगा और उन्हें अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहित करेगा। भारत में 7,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। यह 3 मिलियन से अधिक छात्रों को समस्या हल करने और नवाचार करने में मदद करता है। अंक टिंकरिंग लैब्स की स्थापना नीति आयोग द्वारा की जाती है। अंक टिंकरिंग लैब्स की स्थापना अटल इनोवेशन मिशन कार्यक्रम के तहत की गई है। अटल इनोवेशन मिशन देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, नवाचार के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। एराइज का अर्थ है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। यह MSME उद्योग में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। 11 जनवरी को वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना। थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।